प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम आपके लिए आज कक्षा 8 का विज्ञान लेकर आया है। मैं विजय बहादुर एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पिछले कक्षा जो हमारी पिछली कक्षा थी, कक्षा 7 और 8, आपने देखा होगा जो हमारी साइंस की बुक थी, उसमें दो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर या पात्र आपको देखने को मिले होंगे। ये कैरेक्टर बीच बीच में जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें वो क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो आप समझ गए होंगे इन कैरेक्टर के बारे में। बच्चों, ये हैं बूझो और पहेली। तो आइए आज हम इन बूझो और पहेली के साथ ही इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बूझो और पहेली अपने अंकल के घर गर्मियों की छुट्टियों में गए। जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर हैं, किसान हैं, और बूझो और जो पहेली हैं वो अपने अंकल के घर में जब गए तो इधर उधर भी गए होंगे, खेत खलिहानों में गए, बाग बगीचों में। तो एक दिन बूझो और पहेली ने कुछ वहाँ पर टूल्स देखे। वो टूल्स जो थे बच्चों, क्या थे? ये देखिएगा, इस टाइप के टूल्स थे। ये खुरपी, सिकल्स मीन्स जो दराती होती है, शॉवेल, फावड़ा और प्लो, हल। इस तरह के उन्होंने जो टूल्स थे वहाँ पर देखे। अब बच्चों, जब उन्होंने टूल्स देखे तो बूझो, आपको पता ही क्वेश्चन करते रहते हैं, उनके मन में आया कि ये टूल्स जो हैं वो किस लिए हैं, किस काम आते हैं। तो ये टूल्स आपने जब देखे हैं तो बच्चे इसको भी आप ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टूल्स किस काम आते हैं। आपको मालूम है ये टूल्स जब घरों में अपनी कोई क्यारी बनाते, कोई पेड़ पौधे लगाते हैं या निराई गुड़ाई करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, जब बूझो के मन में आया होगा तो उसने अपने अंकल से पूछा होगा, तो अपने अंकल से वो इसके बारे में पूछेंगे, बात करेंगे। चलिए बूझो को अपना काम करने दें और अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमें मालूम है कि जो अभी ये टूल्स दिखाए थे ये एग्रीकल्चर टूल है, यानी कृषि के यंत्र हैं। तो कृषि से जब हमारे कृषि का नाम सुनते हैं, हम एग्रीकल्चर सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं? आती होंगी यानी खेती, यानी कि पौधे, और उनसे हमें जो भोजन मिलता है या जो उत्पाद मिलता है। तो बच्चों, जो हमारा भोजन है, जैसे हम अगर कक्षा 7 या कक्षा 6 में आपने भोजन और फूड फ्रॉम डाइजेट ये कहाँ से आता है, ये चीज़ें आपने देखी और समझी और पढ़ी हैं। तो बच्चों, जो भोजन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? आप इस बात को जानते हैं, भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। दे मेक देयर फूड ऑन, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। पेड़ पौधों के अलावा संसार में कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसे जीव नहीं है जो कि अपना भोजन खुद बना सके। हम जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य से जितने भी जीव हैं, वो सब अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अब बात उठती है कि भाई हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? वाई वी नीड्स फूड। तो भोजन की जो ज़रूरत है ये किस लिए? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। वो इस पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि भोजन से हमें क्या मिलती है बच्चों? फूड से हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ताकत। और आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ताकत या ऊर्जा की जरूरत होती है। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं और अलग अलग अंगों के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। जैसे फेफड़े हैं, फेफड़े से रेस्पिरेशन होता है। हार्ट है, सर्कुलेशन। जो हमारे वेस्टेज हैं उसे एक्सक्रीशन होना होता है हमारी बॉडी से। रिप्रोडक्शन है। तो जितने भी हमारे बॉडी फंक्शन हैं इनको
काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो कि फूड से मिलती है। अब बच्चों आप तो समझ गए होंगे ना कि जब हमें एनर्जी की जरूरत होती ताकि हम हमारे जो ऑर्गन से काम कर सकें, अगर हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब भोजन कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब भोजन इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो आज जो हमारा ये चैप्टर है इसको सीखने का, ये चैप्टर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ये सीखने का हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि जीवन की जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है फूड यानी भोजन। और जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो एक कारण उठता है कि भाई हम सीख क्यों रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर और जिसके टॉपिक्स हैं इसको सीखने का कारण ये है कि भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब भोजन बहुत ज़रूरी है तो आपको मालूम है कि हमारा देश इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको भोजन उपलब्ध कराना है, उनको फूड प्रोवाइड करना है। तो फूड सबको, इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी बड़ी मात्रा में भोजन प्रोवाइड कैसे होगा, भोजन उपलब्ध कैसे होगा। आप सोच सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करना पड़ेगा, हमें जो है प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें जो है उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, डिसिप्लिनरी मैनर में। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित। रेगुलर प्रोडक्शन मीन्स नियमित पैदावार। ये ना हो कि एक साल फसल बोल दी, एक फसल बो दी, दूसरे साल फिर बोई नहीं, या फिर बो दी फिर नहीं बोई, फिर 2-3 साल रुक गए, या फिर उस खेत को ही छोड़ दिया गया, वहाँ पर कोई फसल नहीं बोई जा रही, फिर बोई जा रही। तो इसका मतलब है और जो रेगुलर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर रेगुलर प्रोडक्शन होगा तो हमें क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ता रहेगा। रेगुलर प्रोडक्शन के अलावा फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, प्रॉपर मैनेजमेंट। देखिए जब हम किसी काम को करते हैं, अगर हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्रबंधन ठीक नहीं है, ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो फिर हमें उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट। अब जब प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया इसके बाद क्या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या हो, उसकी फसल बोने से पहले खेत की तैयारी करनी है, आपको मिट्टी को तैयार करना है, बीज बोना है, उसमें खादें डालनी है, फर्टिलाइज़र डालने हैं, उसके अंदर इरिगेट करना है, सिंचाई करनी है, और उसके बाद उसमें खरपतवार हो गए, जो अनयूजुअल प्लांट्स उसके अंदर आ गए हैं, उसको हमें निकालना है। और उसके बाद जब फसल हमारी पक जाती है, जब मैच्योर हो जाती है, तो उसको हमें काटना भी होता है, हार्वेस्टिंग करनी है। और उसके बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद फिर उसका जब घर आ जाएगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज भी करना पड़ेगा ठीक से। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट जब होगा तभी हमें जो है अपनी फसल के उत्पादन का पूरा फायदा उठेगा। और जब हमें ये फसल मिल जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसका प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जहां पर ज़्यादा अनाज की जरूरत है वहां पर ज़्यादा अनाज की सप्लाई करना पड़ेगा, जहां कम अनाज की जरूरत है वहां पर कम, उसका वेस्टेज ना हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों जब ये चीज़ें हम कर लेंगे तभी हम खेती को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको पता है कि आज से बल्कि 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक, 10,000 BCE तक, यानी कि आज 2020 और जोड़ दीजिएगा तो 12,000 साल पहले तक आदमी क्या था, आदमी एक हमारा जो था मनुष्य, आप जानते हैं जब धरती पर मनुष्य आया होगा किस तरह से उसका जीवन था, एक जानवरों की तरह था, जो केवल और केवल जो है अपने भोजन की तलाश में ही वहां पर क्या करता था, घूमता रहता था, इधर उधर वंडर करता रहता। तो 10,000 BC तक वो क्या था, नोमैडिक था, नोमैडिक
वर्ड नोमैडिक मीन्स घुमंतु। वो घुमंतु था, इधर उधर ग्रुप्स में घूमता था और किसके फूड की सर्च में, खाने की तलाश में घूमता रहता था और शेल्टर फिर पेड़ों पर या केव्स में ले लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, उसने जंगली जो पौधे थे जहां देखा होगा उनके जो सीड्स इकट्ठे करे और लैंड को या जमीन को साफ करके वहां पर बोया और छोटी फसलें उगाने लगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या बच्चों किसका हो गया, एग्रीकल्चर। इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब तब से लेकर अब तक जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस या बदलाव हो चुके हैं। अब आपको पता है, फिर हम वहीं पर आते हैं कि हमारा देश में इतनी बड़ी जनसंख्या, सबको हमने जो है प्रोवाइड करना है फूड, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर को एक साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक तरीके से और बेहतर तरीके से वो हमें एग्रीकल्चर या खेती करनी होगी। इसके लिए बच्चों आपको ये भी पता है कि अब जब हमने खेती की बात आई तो क्या आती है उसमें बात, फसल की। फसल, फसल किसे कहते हैं बच्चों, फसल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या है, आइए इसे समझते हैं। क्रॉप यानी इसे फसल। जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बहुतायत में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो इसको हम फसल कहते हैं, क्रॉप। व्हेन सेम काइंड ऑफ plants, the same kind of plants are cultivated at one place on a very large scale, then we called is crop, फसल। अब आपने फसलों के बारे में सुना होगा, जैसे आपने सुना है गेहूं, वीट, वीट क्रॉप, राइस क्रॉप, गेहूं की फसल, धान चावल की फसल, तो ये क्रॉप्स हैं, ठीक है। वीट क्रॉप्स मीन्स क्या है, वीट क्रॉप्स मीन्स होता है ऐसा खेत जहां पर केवल और केवल वीट का ही पौधा हो और किसी का पौधा नहीं हो, इसको हम वीट क्रॉप्स कहेंगे। इसी तरह से राइस क्रॉप्स का कहेंगे जिसमें केवल राइस पैडी हो, उसको राइस क्रॉप्स कहेंगे। अब बच्चों आपके घर में गमले लगे हुए हैं, आपने क्यारी में कुछ पौधे लगा दिए या गमले में पौधे लगा दिए, तो क्या आप उसको क्रॉप्स कहेंगे, क्या आप उसको फसल कहेंगे? या हो सकता है आपने 15-20 पेड़ गेहूं के या वीट्स के लगा दिए, क्या आप उसको फसल कहेंगे? नहीं, इसको हम फसल नहीं कहेंगे, क्योंकि फसल जो होता है वो एक लार्ज एरिया में होती है। तो अब बच्चों हम देखेंगे वैरायटी ऑफ काइंड या टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आप क्रॉप्स के टाइप बता सकते हैं क्या, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह की होती हैं। पहला हो गया जो अनाज होता है, सीरियल्स, अनाज, जैसे कि गेहूं, चना, दाल, चावल, ये सब अनाज हैं। दूसरा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सब्जियां, सब्जियां जानते हैं आप जो हम यूज करते हैं। और तीसरा टाइप है हमारे पास फ्रूट, फल। तो ये 3 टाइप बच्चों हमारे पास क्रॉप है। अब ये 3 टाइप क्रॉप है। अब आप ये बताइए कि अगर हम गेहूं, धान, वीट, राइस, इनको सबको एक साथ लगा दें तो क्या फसलें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो फसल जिस क्लाइमेट को उसको अडॉप्ट करती है या जो क्लाइमेट उसके लिए अनुकूल होती है, उसी क्लाइमेट में वो फसल होगी। अब जैसे हमारी राइस है, पैडी है, जो धान की फसल है वो हमारी कौन सी होती है? रेनी सीजन में बोई जाती है। तो
अब इसको अगर हम विंटर सीजन में लगा देंगे तो वो धान की फसल नहीं होगी। तो इसलिए हमारे देश क्या है, हमारे देश में आपने देखा होगा हिमालय पर्वत भी है, राजस्थान भी है, कोस्टल एरियाज भी हैं। तो क्या होता है, कहीं पर बर्फ पड़ी है, कहीं पर डेजर्ट है, तो अलग अलग जगह के क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो अलग अलग है। कहीं टेम्परेचर, जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा रेनफॉल। ये जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर यानी ताप, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेनफॉल वर्षा, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, ये क्लाइमेट की कंडीशन बनाते हैं। तो क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में क्या होता है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है फसलों की, बहुत ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं। लेकिन मोटे तौर पे केवल 2 प्रकार की फसलें हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। 2 प्रकार की फसलें हमारे देश में क्लासिफाइड हैं, उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो 2 तरह की फसलें ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऑन द बेस ऑफ सीजन, सीजन के बेस पे, जैसे गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन है, बारिश का, तो ये इसके बेस पे 2 तरह की फसलें होती हैं। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप है ये रैनी सीजन में, रैनी सीजन शो की जाती है, उगाई जाती है। और रैनी सीजन आमतौर पे ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान, हमारे भारत में जून से लेकर सितंबर तक ये माना जाता है। इस पर जो बोई जाने वाली फसलें होती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, खरीफ क्रॉप। दूसरा जो इसकी हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं वो है रबी। लेकिन इससे पहले हम समझ लें, इस खरीफ क्रॉप में जो है ये जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है, रैनी सीजन, बारिश के दिनों में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसमें खरीफ क्रॉप में, एक होगा राइस, चावल बोया जाता है जिसको पैडी भी कहते हैं हम, राइस, और इसके साथ सोयाबीन, कॉटन एटसेट्रा, ये सब जो है हमारी खरीफ की फसलें होती हैं बच्चों। दूसरी जो है रबी, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जो होती है ये हमारा विंटर सीजन में हो जाती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्रॉप होती है, और विंटर सीजन हमारे यहां माना जाता है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेके मार्च तक ये हमारा विंटर सीजन माना जाता है, जिसमें रबी क्रॉप होती है। और रबी क्रॉप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं वीट, मस्टर्ड, जो मस्टर्ड और सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, लिनसीड, ग्राउंडनट, मूंगफली। लिनसीड जो अलसी का बीज होते हैं। तो ये हमारे रबी क्रॉप्स के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों देखिएगा, हमने क्रॉप के बारे में समझ लिया है कि क्रॉप 2 तरह की होती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब आप देखिएगा, जब हम एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारे टास्क, बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो बेसिक एक्टिविटीज या बेसिक टास्क होता है, इसके लिए हमें जो करना पड़ता है इसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब इस अगर टाइम पर जो तो टाइम है जो, या जो हमारे पास, अगर हम टाइम पर कोई चीज़ें नहीं करते हैं, खेती को बिल्कुल टाइम पर नहीं करते हैं, विद प्लानिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा। हिंदी में एक प्रोवर्ब है, कहावत है ना, कि डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान कहीं के नहीं रहते। इसका मतलब समझना, डाल का चूका बंदर, बंदर ने जंप किया लेकिन उसकी टाइमिंग और वे तरीका सही नहीं है, नुकसान हो जाएगा। इस तरह से अगर किसान भी, जो फार्मर होते हैं हमारे, अगर वो भी टाइम से और प्रॉपर
तरीके से खेती को नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो इनको जो बेसिक, ये हमारे जो होते हैं बेसिक जो चीज़ें हैं, उसको हम जिस तरीके से खेती की जाती है, जो उसके स्टेप्स हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके स्टेप्स हम अब आगे देखेंगे। एग्रीकल्चर स्टेप्स में अगर इन स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे या फार्मर ठीक से फॉलो करेगा तो हमें एक बेहतर प्रोडक्शन, एक अच्छा उत्पादन अपनी क्रॉप से मिल सकता है। तो आइए देखते हैं ये हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, एक के तरीका, इसको बोलते हैं हम आधारिक कृषि पद्धति या पद्धति, मेथड्स। आधारिक कृषि पद्धति क्या क्या है? फर्स्ट, अब आधारिक कृषि पद्धति समझ लीजिए क्या करना है हमें खेत को तैयार करने से लेकर उसको घर में डंप यानी कि स्टोर करने तक की जितने भी स्टेप्स हैं वो सब इस आधारिक कृषि पद्धति या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आएंगी। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या होता है, आप बता सकते हैं। ये होगा प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल। यहां पर मिट्टी को तैयार करना है, प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना। आप जानते हैं मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, उसकी जुताई गुड़ाई करके। सेकंड क्या करेंगे इसके बाद हम सोइंग ऑफ सीड, बीजों को बोना। तीसरा उसको क्या करना, एडिंग न्यूमर या फर्टिलाइजर, एंड मैन्योर और फर्टिलाइजर को उसमें ऐड करना। उसके बाद ऐड क्यों किया जाता है आपको ये सब हम आगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताते चलेंगे। फोर्थ हमारा है इरिगेशन। इरिगेशन माने बच्चों सप्लाई ऑफ वाटर एट अ डेफिनेट इंटरवल, इरिगेशन सिंचाई करना। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है देखा होगा उसमें खरपतवार, अनयूजुअल प्लांट्स उसमें उगाते हैं जिसको हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, तो इसका कहते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब अनयूजुअल प्लांट्स, खरपतवार जिसको बोलते हैं। और 6 जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद फिर नंबर आता है बच्चों कटाई का, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, जब फार्मर को उसका अपना मेहनत का फल मिल रहा होता है। और लास्ट वन इज कटाई करके उसके बाद हम क्या करते हैं, इस हार्वेस्टिंग में क्या क्या होता है, इसमें थ्रेशिंग भी होगी, भूसे को अलग कर दिया जाएगा, दाने को अलग कर दिया जाएगा और उसको फिर स्टोरेज कर लिया जाएगा। इसको स्टोरेज, तो ये जो 7 स्टेप हैं, ये स्टेप ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। आपने देखा। अब हम इसमें फर्स्ट स्टेप चलते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल। प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल का क्या होता है, इसका मतलब होता है जब बीजों को बोने से पहले हम खेतों को तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, प्लोइंग करके, उसको खेतों को जोत कर। तो उसमें क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल में टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल। टर्निंग का मतलब होता है टर्न कर देना, उलट पुलट कर देना मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल। जब आप
उस पर जुताई करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी ऊपर नीचे होगी और ढीली हो जाएगी। उससे क्या होगा, जब मिट्टी ढीली होगी तो उसमें क्या होगा, वो ईयर हवा पर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी, जड़ें उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा कुछ हमारे फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म और कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि वार्म, कौन सा, रेड वार्म, केंचुआ, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी सॉइल में रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो सड़ी गली चीज़ों को, पत्तियों को, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, जो बॉडीज होती हैं या लीव्स या वुड्स या किसी जानवर की, उसके जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सोइल में वापस चले जाते हैं। और सोइल से फिर क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उनको फिर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा जो ऊपरी परत होती है, ये देखिएगा, ये हमारे पास पैडी है, पैडी की देखिएगा आप रूट्स बहुत कम नीचे तक जाती है, इसलिए जो टॉप लेयर होती है उसमें मिनरल्स का आना, न्यूट्रिएंट्स का आना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत नीचे तक, कुछ सेंटीमीटर तक नीचे गई है। आपने ये मैज भी देखा होगा, इसी टाइप से इनकी जड़ें भी, मैज की जड़ें भी बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो इसमें प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल में, इसमें लूजनिंग और टर्निंग में हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, ताकि जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर लेयर में आ जाएं और उसको पौधे आराम से ले सकें। तो ये प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। तो प्रिपेयर करने के लिए फिर क्या होता है, प्लोइंग एंड प्लोइंग होती है। तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल। तो बच्चों आज इतना ही, आगे जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अब जिन बच्चों ने ये कार्यक्रम ना देखा हो या देखने से छूट गए हो, तो आपको हम ध्यान दिला दें कि ये हमारा जो डीडी उत्तराखंड है, इसके यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम बार बार कई बार देखा जा सकता है। अपने साथियों को भी बताएंगे। ओके, चलिए, और कुछ आपके लिए होमवर्क ये है कि जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कि यहाँ पर सीखा है, उसमें जो बुक्स में कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, आप उनको जरूर करिएगा, क्योंकि स्कूल खुलने पर फिर आपका वो काम देखा जाएगा। ओके, धन्यवाद।